आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। 19वीं शताब्दी का 8वां दशक चल रहा था। चंद्रवल के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ बमरौली एक छोटा सा गांव था। लगभग 40-50 घरों का गांव। इस गांव में कई जातियों के लोग रहा करते थे, जिनमें अहीरों की प्रमुखता थी। सभी लोग मेहनत करते थे। गांव छोटा होते हुए भी बिल्कुल संपन्न था। गांव से कुछ दूरी पर नदी किनारे ही शमशान था, जिसे गांव वाले मरघट कहा करते थे। शमशान के नीचे होकर ही प्रमुख रास्ता नदी की ओर जाता था। ये रास्ता असल में बरसाती नाला था, जो दूसरे मौसम में सूख कर रास्ते का काम किया करता था। रास्ते के दोनों कगारों पर उगी हुई लंबी घासें और विभिन्न प्रकार की झाड़ियां नीचे तक लटकती रहती थीं। शमशान वाले कगार पर ठीक रास्ते के किनारे ही बेला का एक बड़ा सा झाड़ था। झाड़ियों से घिरा हुआ ये गांच अपने दूधिया फूलों से लदा रहता था। जब रात की तन्हाइयों में नदी से उठने वाली शीतल हवा के झोंके बेला के फूलों की सुगंध समेटकर गांव में पहुंचते, तो सारा गांव गमकने लगता। सुबह रास्ते का वो भाग बेला के दूधिया फूलों से अटा मिलता था, पर कोई भी इन फूलों को उठाने का साहस नहीं करता, और वो खूबसूरत फूल पैरों के नीचे कुचल जाकर धूल में मिल जाते थे। लोगों के मन में न जाने ये धारणा कैसे घर कर गई कि वो फूल भूतहात हैं और उन्हें छूने भर से ही भूत पीछे पड़ सकता था। इसी गांव में बुधिया नाम की एक विधवा रहती थी। बुधिया के पास संपत्ति के नाम पर 15 बीघे जमीन और 2 भैंसे थी। जमीन वो पटाई पर उठा देती थी और भैंसे चराने का काम उसने अपनी बेटी चंपा को सौंप रखा था। चंपा उसकी एकमात्र संतान थी। 16 साल की चंपा बेहद ही खूबसूरत थी। चंपा रोज सूर्योदय होते ही नदी में नहाने जाती और लौटकर नाश्ता करने के बाद भैंसों को चराने निकल पड़ते थे। फिर वो शाम को ही घर लौटते थे। यही उसकी दिनचर्या थी। उस दिन सूर्योदय हुआ तो चंपा अपनी सहेली कंचन के साथ नदी की ओर चल पड़ी। बतियाती हुई बेला के कांच के नीचे पहुंची तो सामने बिछी हुई फूलों की दूधिया चादर को देखकर चंपा के पैर एकदम ही ठिठक गए। फूलों की मादक सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। कितने अच्छे फूल हैं कंची, चंपा जोर जोर से सांस खींचती हुई बोली। हाँ है तो, पर कंचन कुछ कहते कहते रुक गई। पर क्या? चंपा ने सब समझते हुए भी अनजान बनकर पूछा। कुछ नहीं, कंचन परेशान होकर बोली। चलना, तू खड़ी क्यों हो गई? रुक, मैं थोड़े से फूल बिन लूं, फिर चलते हैं। नहीं नहीं चंपा, इन्हें छूना भी मत। कंचन एकदम से घबरा गई। क्यों? ये फूल भूता है? चंपा उसकी बात पूरी करते हुए बोली। इनमें भूत लिपटा हुआ है क्या? आज देखती हूँ भूत मेरा क्या बिगाड़ता है। उसने मुस्कुराकर कंचन की ओर देखा, फिर सचमुच में टोकरी में फूल बिनकर चुनने लगी। दूर खड़ी कंचन अपनी फटी फटी आंखों से उसे देखती रही। थोड़ी ही देर में उसकी टोकरी पूरी भर गई। चल। चंपा टोकरी लिए हुए कंचन के पास आ पहुंची। सहमी सहमी सी कंचन उसके साथ चल पड़ी। जब वो लोग नदी के किनारे पहुंचे तो चंपा ने चुप्पी तोड़ी। कंची, तू इतनी डरी डरी सी क्यों है? फूल तो मैंने बिने हैं और तू मरी जा रही है। तू कहती है कि इनमें भूत लिपटा है। ले, मैं इन्हें पानी से धो देती हूँ, अब तो चला जाएगा ना भूत। कहते हुए चंपा फूलों को पानी में डालकर धोने लगी। ले,
साफ हो गया तेरा भूत। उसने कंचन की ओर देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो दोनों नहाने के बाद कपड़े बदल ही रहे थे कि घोड़े पर सवार पुलिस इंस्पेक्टर विलियम रॉबर्ट ली पानी को छपछपाता हुआ उसी पार आ पहुंचा। 30-32 साल का वो अंग्रेज आकृति और स्वभाव दोनों से अच्छा था। रॉबर्ट ली को शिकार का बेहद शौक था, इसलिए वो चंद्रवाल की तराइयों का दौरा करता रहता। ऐसे अवसरों पर उसका अड्डा बमरौली के मुखिया शिवशंकर मिश्रा के यहाँ रहता था। वेल लड़की, रॉबर्ट ली चंपा की ओर देखते हुए बोला। मुखिया शिवशंकर किधर होगा? बैल होगा तू और तेरा बाप। चंपा ने तड़प कर रॉबर्ट ली की बात काट दी। तुझे दिखाई नहीं देता मैं क्या हूं? बैल लड़की, अंधा कहीं का मुझे बैल कहता है। वो रॉबर्ट ली पर बरस पड़ी। बेचारा रॉबर्ट भी चौंका सा रह गया, चंपा को देखता रहा। वो उस अड़हल में बोल पड़ा, वेल और बैल का फर्क कैसे समझता तुमको? इतना कहकर वो चंपा को घूरते हुए आगे बढ़ गया। चंपा ने टोकरी आंगन में रखी तो फूलों की भीनी भीनी सुगंध से सारा आंगन भर गया। बुधिया की नजर टोकरी पर पड़ी तो वो चंपा के ऊपर बरस पड़ी। क्यों रे, ये मरघट के फूल क्यों उठा लाई है? पर अम्मा, अरे मैं कहती हूँ कि तुझे कब समझ में आएगा ये सब? बुधिया ने चंपा को डांटते हुए कहा और चिल्ला पड़ी, ये बताइए फूल उठा कर ले आई, कल कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? गांव भर में इन्हें कोई हाथ नहीं लगाता और तू। उसने झपट कर टोकरी उठाई और सारे फूल बाहर कूड़े में फेंक आए। खबरदार, जो इन्हें आज के बाद से फिर से अगर लाया तो। उसने लौटकर चंपा को चेतावनी दी। कुछ देर बाद चंपा भैंसों को लेकर उसी ओर चल पड़ी जिधर बेला का वो झाड़ था। उसने मन ही मन में बेला के उस पेड़ को देखने का निश्चय कर लिया था। वो जानना चाहते थे कि उस कांच में ऐसी कौन सी खासियत थी जिसके आधार पर लोग उसे भूतहा कहते थे। उसने भैंसों को नदी की ओर किनारे पर उतार दिया और तेजी से कदम बढ़ाती हुई सुनसान शमशान की ओर बढ़ने लगी। उसका दिल एक अनजान डर से धड़क रहा था, पर वो बिना रुके उस ओर बढ़ती गई। कुछ देर बाद वो बेला के उस झाड़ के पास पहुंच गई। हरा भरा झाड़ सफेद फूलों से लदा हुआ था। पेड़ के नीचे उगी हुई घनी झाड़ियां तने को चारों ओर से घेरी हुई थी। चंपा का डर जाता रहा। वो अपनी माँ की डांट भूलकर फूल तोड़ने में जुट गई। उसी झोली में फूल भरने लगी। कुछ देर बाद ही उसे अचानक से झाड़ियों में एक सरसराहट सुनाई पड़ी। उसने नीचे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, मगर जब उसने नजर उठाकर वापस ऊपर देखा तो पाया कि उसके सामने ठीक एक औरत खड़ी थी। औरत कहना गलत होगा क्योंकि वो ज्यादा उम्रदार नहीं लग रहे थे, देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। चंपा ने एकदम से पलकें झपकाई तो वो लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो गई। डर से जड़ हो चुकी चंपा एकटक वहीं पर खड़ी रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की अचानक से गायब कहाँ हो गई और इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई। वो वहां से भागना तो चाहती थी, पर दहशत से उसके पैर वहीं जम गए थे। एकदम से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वो कई लोगों के बीच घिरी पड़ी थी। उसने इधर उधर देखा तो वो अपने घर के आंगन में खाट पर लेटी हुई थी। चंपा, तुझे क्या हो गया था बेटी? तू नदी किनारे बेहोश कैसे हो गई थी? उसने घबराई आवाज में पूछा। चंपा भयभीत नजरों से कुछ पल तक उसकी ओर देखती रही, फिर एकाएक ही उससे लिपटकर चीख पड़ी, माँ, वो औरत।
वो थर थर कांप रहे थे और आतंकित नजरों से बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे। पास ही बुधिया के 3 देवर रज्जू, श्यामलाल और हरीलाल खड़े थे। वो समझ गए कि चंपा डर गई है। राजू ने श्यामलाल से इशरत अली को बुलाने को कहा। इशरत तंत्र मंत्र के जानकार के रूप में आसपास के गांव में प्रसिद्ध था। थोड़ी ही देर में इशरत श्यामलाल के साथ आ पहुंचा। इशरत ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है। चंपा किसी चीज को देखकर डर गई है। झाड़ फूक करने के बाद वो चला जाएगा। इशरत के जाने के बाद चंपा को बहुत तेज बुखार चढ़ाया। फिर तो बुधिया ने घर भर में रजाई गद्दे चंपा के ऊपर लाद दिए, पर उसकी कपकपी बंद नहीं हुई। 5-6 दिन के बाद चंपा पूरी तरह से ठीक हो गई तो उसने बुधिया को शमशान वाली पूरी घटना सुनाई। बुधिया पूरी तरह से भयभीत हो गई। पहले तो उसने चंपा को खूब डांटा कि वो वहां गई क्यों, और उसने झपट कर उसे अपनी गोद से दुबका लिया। इसके बाद फिर वो बंधा बंधाया डर्रा चलने लगा। चंपा फिर से भैंस चराने जाने लगी। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन अचानक से एक घटना घट गई। सुबह हो चुकी थी और गांव वाले अपने काम धंधे पर लग गए थे, पर बुधिया और चंपा अभी तक सोई पड़ी थी। धीरे धीरे सूरज काफी ऊंचा चला गया और उसकी तेज किरणें आंगन में लेटी हुई बुधिया के माथे पर पड़ने लगी। गर्मी का आभास मिला तो बुधिया चौंक कर उठ बैठी। धूप सारे आंगन में पसरी हुई थी। आश्चर्य में डूबी बुधिया के ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी देर तक सोई कैसे रही। उधर रोज 5 बजे तक जाग जाने वाली चंपा अभी तक सोई पड़ी थी, जबकि सुबह के 9 बजने को आए थे। वो चंपा को आवाज देना चाहती थी कि उसकी नज़र बाहरी दरवाजे पर पड़ी तो वो सुन्न रह गई। वो एकदम खुले हुए थे। उसे अच्छी तरह याद था कि वो दरवाज़ा भली भांति बंद करने के बाद ही सोई थी। तो फिर किवाड़ खोले किसने? वो जल्दी से चंपा के पास जा पहुंची। अभी वो चंपा को झंझोड़ कर जगाना ही चाहती थी कि उसकी नज़र अस्त व्यस्त हालत में सोई हुई चंपा पर पड़ी तो वो ठिठक कर रह गई। चंपा बेसुध होकर सो रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसका चेहरा मुरझाया हुआ सा था। उसके पैर पिंडलियों तक धूल से सने हुए थे, मानो रात में मीलों का सफर करके आई हो। बुधिया की अनुभवी नजरों को ये समझते देर नहीं लगी कि चंपा को रात को अभिसार करने की आदत हो गई है। चंपा ऐसी निकलेगी उसने कभी सोचा नहीं था। उसका जी कर रहा था कि सोई पड़ी चंपा को पीट कर रख दे, पर वो संयम बनाए रही और झिंझोड़ कर चंपा को जगाने लगी। चंपा उठ बैठी। उसने चारों ओर धूप फैली हुई देखी तो चौंक गई। वो बुधिया से कुछ कहने ही वाली थी कि बुधिया ने पहले ही उससे पूछ लिया, तू रात को बाहर गई थी क्या? नहीं तो कौन बोला? उसने आश्चर्य से बुधिया की ओर देखा। बुधिया ने कोई जवाब नहीं दिया और अजीब सी नजरों से चंपा को देखती हुई बाहर निकल गई। उस दिन चंपा भैंस चराने भी नहीं गई। बुधिया को ही जाना पड़ा। जब शाम को बुधिया घर लौटी तो चंपा सुस्त सी चारपाई पर पड़ी थी। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। बुधिया मन ही मन उससे नाखुश थे और उसने चंपा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप काम में जुट गई। रात को सोने से पहले बुधिया ने अच्छी तरह से बाहरी दरवाजे को बंद किया। फिर आकर चंपा के बगल में पड़ी चारपाई पर लेट गई। चंपा गहरी नींद में डूबी हुई थी। बुधिया ने आंखें मूंद ली और सोने का बहाना करने लगी। उसने मन ही मन चंपा को रंगे हाथ पकड़ने का तय कर लिया था। उसे विश्वास था
कि अगर चंपा गलत रास्ते पर चल पड़ी है तो आज भी रात को बाहर जरूर जाएगी। वो चंपा को सबक सिखाना चाहते थे। वो चंपा से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे, पर चंपा उसी तरह बेसुध सोई रही। धीरे धीरे आधी रात गुजर गई। बुधिया अभी भी जाग ही रहे थे। सहसा ही पूरा आंगन बेला की मीठी सुगंध से भर गया। बुधिया के ऊपर एक मादकता सी छाने लगी। उसकी पलकें अब बंद होने लगी। बुधिया ने अपने ऊपर नियंत्रण रखने की भरपूर कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो सकी और अचेत होकर सो गई। अगले दिन सवेरे 8 बजे उसकी आंख खुली तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। उठते ही उसने दरवाजे की ओर देखा तो दरवाज़ा पहले दिन की तरह ही खुला पड़ा था। उसकी निगाह चंपा पर पड़ी। चंपा अच्छे से सो रहे थे, जैसे रात भर कहीं और हो। चंपा, चंपा, बुधिया ने उसे झिंझोड़कर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ अम्मा? चंपा एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी। तो मुझे साफ साफ बता दे कि रात में कहाँ जाती है। ये तो क्या कर रही है अम्मा? मैं रात में भला कहाँ जाऊंगी? चंपा हैरान होकर बोली। तू कहीं नहीं जाती तो ये किवाड़ कौन खोलता है? तेरे पैर धूल में सने क्यों रहते हैं? और तेरा ये कुर्ता मसल कैसे गया? तेरे गालों पर ये खरोच कैसे आई है? बुधिया ने एक साथ बहुत सारे सवाल दाग दिए। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, चंपा रुआसी आवाज में बोली। मुझे कल से एक बहुत डरावना सपना दिखाई दे रहा है। मुझे तो लगता है कि तू कोई और ही सपना देखने लगी है। बुधिया उसे धिक्कार भरी नजरों से घूरने लगी। बेचारी चंपा चाह कर भी कोई सफाई नहीं दे सकी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ये सब बोल क्या रही है। उस दिन से चंपा का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरने लगा। उसने भैंसों को चराना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया और वो बीमार की तरह दिन भर चारपाई पर पड़ी रहने लगी। उसे सारे दिन उबासी आने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हर समय खुमार में डूबी रहने लगी। शाम होते ही वो गहरी नींद में सो जाती और रोज सुबह उसी तरह पहले दिन के जैसे ही हालत में सोई हुई मिलती। बुधिया रोज जागती रहती, पर जैसे ही आधी रात से कुछ ज्यादा समय गुजरता कि सारा आंगन बेला की तेज खुशबू से भर जाता और कोशिश करने के बाद भी वो अपने होश कायम नहीं रख पाती। सुबह दरवाज़ा वैसे ही खुला मिलता और धूल से सनी हुई चंपा बिल्कुल निढाल हालत में सोई हुई मिलती। ये सब कैसा मायाजाल था? चंपा रात में कहाँ जाते थे और किससे मिलते थे? बुधिया की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रहे थे। वो बदनामी के डर से किसी को ये बता भी नहीं पा रहे थे। शुक्ल पक्ष की उजली रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। उस दिन चंपा के चाचा हरीलाल का पेट खराब था। वो लोटा लिए मैदान की ओर घर लौट ही रहे थे, तभी एक औरत अपनी ओर आती दिखाई दी। पास आने पर हरीलाल ने उसे पहचान लिया। वो चंपा थे। चंपा उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ गई। चंपा के हाथ उसकी कमर से सटे हुए थे और वो तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। हरीलाल को लगा कि जैसे वो नींद में चल रही हो। वो हरीलाल के बिल्कुल करीब से गुजरी और उसने हरीलाल की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। चंपा इतनी रात को कहाँ जा रही है? हरीलाल के मन में ये सवाल खड़ा हुआ और वो दबे कदमों से चंपा का पीछा करने लगा। गांव के बाहर पहुंचकर चंपा के कदम शमशान की ओर मुड़ गए। हरीलाल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वो डर से भयभीत होकर वापस लौट पड़ा। घर पहुंचकर उसने भाइयों को सारी घटना सुनाई। सुबह उन्होंने ये बात बुधिया को बताई तो वो सुन रह गई।
उसने चंपा को जगाया और उसके जागते ही पूछने लगी, चंपा, तू रात को मरघट में क्या करने जाती है? चंपा खोई खोई नजरों से कुछ देर तक उसकी ओर देखती रही, फिर एकाएक ही रोने लगी और रोते रोते बोली, मैं नहीं जाती हूँ अम्मा, वो मुझे जबरन ले जाती है। पता नहीं वो कौन है, मैं नहीं जानती वो कौन है। वो रोज रात को आती है और मुझे जबरदस्ती ले जाती है। सारा किस्सा सुन हरीलाल ने तुरंत ही इशरत भाई को बुलाया। इशरत भाई आए, चंपा से पूरी घटना सुने और फिर कुछ देर बाद सोच कर बोले, दरअसल चंपा ने जाने अनजाने में एक पिशाचनी से दोस्ती कर लिया है। वो पिशाचनी हर रात आती है, इसे अपने साथ ले जाती है, वहाँ ये दोनों खेलते हैं। उसके बाद वो वापस चंपा को घर छोड़ जाती है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा अगर हमने कुछ किया नहीं तो। जिसके बाद हरीलाल ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? इस पर इशरत ने कहा, मैं एक मजार जानता हूँ, अगर वहाँ चंपा को ले जाया जाए तो शायद कुछ हो सकता है। जिसके बाद वो लोग चंपा को लेकर उस मजार में पहुँचे। वहाँ थोड़ी झाड़ फूक हुई, जिसके बाद ये सिलसिला धीरे धीरे बंद हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ।